कौन कहां से है ये सवाल नहीं, उनके साथ व्यवहार क्या हुआ है और उसकी वजह क्या है। और हम अपनी बेटियों को सलाम करते हैं इस बात के लिए कि कम से कम उन्होंने हौसला तो किया, देश के सामने रखा है। अब देश को इसका फैसला करना है, युवाओं को इसका फैसला करना है कि किस किस्म की फेडरेशन चाहते हैं आप। लंबा अनुभव आपका जींद की राजनीति में रहा है, गुप्ता परिवार का भी अनुभव रहा है, चौटाला परिवार भी कहीं ना कहीं जींद की राजनीति से जुड़ा हुआ है। जींद के लोगों में कहीं ना कहीं एक टीस है कि अभी तक अच्छे डॉक्टर नहीं मिल पाए हैं, अच्छी कंपनियां नहीं मिल पाई है। तो जो जींद का पिछड़ापन है उसका जिम्मेदार कौन है? जींद की राजनीति में कहीं ना कहीं चर्चाएं रहती हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह आने वाला चुनाव कांग्रेस से लड़ेंगे, कितनी सच्चाई इन बातों? इन बातों पे मैं विचार करता हूँ। कांग्रेस तो मेरे लिए, मैं तो 42 साल कांग्रेस में रहा हूँ, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं कांग्रेस को कभी छोड़ दूंगा। लेकिन कांग्रेस ने जो मेरे साथ व्यवहार किया, इस व्यवहार की वजह से, और वो भी नैतिकता के आधार पर, इसलिए वीरेंद्र सिंह को ये मत सोचो और ये मत कहलवाओ कि वो क्या करेगा। नमस्कार, मैं मनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हमारे साथ हरियाणा के कद्दावर नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, हरियाणा के जो मुद्दे चले हुए हैं उनको लेकर आज इनसे खास बातचीत करेंगे। चौधरी साहब, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम हरियाणा के जो मुद्दे की बात करें, आज के टाइम जो मुद्दा चला हुआ है, जो खिलाड़ी हैं हरियाणा भर से आज जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, यौन शोषण के आरोप लगाए हुए हैं बीजेपी के जो नेता हैं ब्रजभूषण सिंह, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, वो तो अब ये मुद्दा तो जब हुआ था वो तो 4 महीने बीत गए उन बातों को, और जो आरोप लगाए हैं उनको अगर सही मायने में देखा जाए तो वो बहुत चिंतनीय बात है। कि मैं ये मान के चलता हूँ, क्योंकि मेरे को वुमेन रेसलिंग का बहुत ज्ञान है। जब ये शुरू हुई थी 1990 के करीब शुरू हुई थी, और हमारे देश में 5-6 साल के बाद इसका प्रचलन हुआ। और जिस तरीके से हमारे बेटियों ने, हमारी बहनों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई, और सिर्फ बेटियों की बात नहीं, माँ बाप ने भी उनको प्रोत्साहित किया, तो एक व्यापक रूप लिया। और कुश्ती जगत में आदमी पुरुषों की जो कुश्तियां थी उसमें हमारे को इतनी सफलता आज तक नहीं मिली है जितनी सफलता हमारी बेटियों ने, हमारी बहनों ने वुमेन रेसलिंग में हमारे को दी। और उनके साथ कोई ऐसा चिंतन, ऐसी सोच पैदा हो, उसकी चिंता ऐसी बढ़े उनके मन में कि उनसे व्यवहार ठीक नहीं होता। और जो उन्होंने आरोप जो लगाए हैं वो बहुत ही मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि इस बात पे भी विचार होना चाहिए कि इस किस्म की व्यवस्था में क्या स्पोर्ट्स फेडरेशन, सिर्फ कुश्ती की बात नहीं कह रहा मैं, कुश्ती के तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनको, उन बहनों को, हमारे को एक किस्म से उन्होंने एक रास्ता बताया है कि जो फेडरेशन है वहाँ कोई भी जवान बच्चा, उसका जाना और उसके साथ ऐसा व्यवहार होना जो मानव समाज के लिए भी एक किस्म से कलंक है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक पूरे सुधार की आवश्यकता है कि क्या आप राजनीतिक लोगों को फेडरेशन का चीफ बनाओगे, क्या आप जो ब्यूरोक्रेट हैं, आईपीएस, आईएएस, ये जो लोग हैं, इनको बागडोर सौंपोगे, क्या खिलाड़ियों को ही इन पे काम करने का आधिपत्य होना चाहिए, उनका ही काम हो? ये तीनों चीज़ें जो हैं आज सोचनीय है कि हम इसमें कोई ऐसा सुधार करें जिससे कि आगे आने वाले समय में इस किस्म की का आरोप ना लगे। उससे खेल जगत में भी एक मायूसी आती है, और फिर जिस किस्म से लोग व्यवहार करते हैं, ये सिर्फ इल्ज़ाम की बात नहीं, यानी कई जगह तो ऐसा कर देते हैं कि एक उदीयमान खिलाड़ी को अगर उनकी नज़रों में वो ठीक नहीं, या उनके हिसाब से वो नहीं चलता या नहीं चलती,
तो उसका तो भविष्य ही अंधकारमय हो जाता है। तो ये खेल व्यवस्था में फेडरेशन जो है उनमें हम तो ये कहते हैं कि जी ये बहुत अच्छी बात है, इलेक्टेड बॉडी है। कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं होती। एक बार कोई बन गया, वो राज्यों में अपनी फेडरेशन के हिसाब से आदमी बनाते हैं और फिर जम के रहते हैं। मैं अकेले बृजभूषण की नहीं, मैं 50 साल से जानता हूँ कौन कौन लोगों ने पूरे परमानेंट तौर पे, चाहे वो एथलेटिक फेडरेशन थी, चाहे वो बॉक्सिंग फेडरेशन थी, चाहे वॉलीबॉल फेडरेशन थी, चाहे हॉकी फेडरेशन थी, सब पे। और ये जो चीज़ है ये हमारे को खेल जगत में पीछे लेके जा रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज से 30-35 साल पहले चाइना ने पहली बार इंटरनेशनल जगत में अपने खिलाड़ियों को उतारा था ओलंपिक में। पिछले ओलंपिक में अमेरिका को और जो बड़ी खेल शक्तियां, चाहे जर्मन है, चाहे इंग्लैंड है, अमेरिका है, इनको पछाड़ के नंबर 1 रहा चाइना। तो भारत देश किसी से कम नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो व्यवस्था है उसमें दोष हैं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ रहे। और इसीलिए हमारे बच्चे जो ये एजिटेशन में बैठे हैं, ये कोई ये सोचे कि सिर्फ हरियाणा नहीं, हरियाणा की बात नहीं, हरियाणा का तो इसलिए है कि जो जिनको हम अग्रणीय खिलाड़ी बोलते हैं कुश्ती में, वो हैं ही हरियाणा के ज़्यादा। तो ये कहना कि तो सिर्फ हरियाणा के हैं, ऐसी बात नहीं है। चौधरी साहब, आपका पूरा अनुभव रहा है हरियाणा की राजनीति में, आपने पीछे का समय भी देखा है। हरियाणा की जो लड़कियां हैं रेसलिंग में नहीं आती थी, फोगाट परिवार ने कहीं ना कहीं शुरुआत की रेसलिंग में आने की। अब ब्रजभूषण कहता है कि एक परिवार, एक अखाड़े की ये लड़कियां हैं, एक राज्य की ये लड़कियां हैं। अब हम क्यों कहते हैं कि क्यूबा जो है वो बॉक्सिंग का गढ़ है, क्योंकि बॉक्सर बेस्ट प्रोड्यूस किए हैं दुनिया में उन्होंने। हम क्यों कहते हैं कि भिवानी बॉक्सिंग का इंडिया का गढ़ है, क्योंकि भिवानी से बेस्ट बॉक्सर निकल के आए हैं। तो इसलिए किसी खाड़े की ख्याति है तो किसी को क्या तकलीफ है। बृजभूषण जी का भी अखाड़ा है, अब उनके भी पहलवान तो लड़ते होंगे लेकिन नहीं जीत सकते। तो ये बात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि कौन कहाँ से है, ये सवाल नहीं, उनके साथ व्यवहार क्या हुआ है और उसकी वजह क्या है। और हम अपनी बेटियों को सलाम करते हैं इस बात के लिए कि कम से कम उन्होंने हौसला तो किया कि गलत काम की जो बात कोई खिलाड़ी डरता हुआ नहीं करता, उन्होंने खुल के एक बात को देश के सामने रखा है। अब देश को इसका फैसला करना है, युवाओं को इसका फैसला करना है कि किस किस्म की फेडरेशन चाहते हैं आप। चौधरी साहब, अब जैसे चर्चाएं चल रही हैं, हरियाणा में भी एक संदीप सिंह पर आरोप लगा था, सरकार बचाव में कहीं ना कहीं दिखाई दी। देखिए जो भी है, अब आप ये मान के चलो कि जिस पे आरोप लगेगा उसके माँ बाप भी उसकी कोशिश करेंगे कि वो बात सिरे ना चढ़े, या जिस फेडरेशन का पे आरोप लगेगा वो कोशिश करेंगे, और किसी कोई सरकार में है तो वो सरकार कोशिश करेगी, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि इसकी साफ सुथरी इंक्वायरी होनी चाहिए, चाहे वो इंक्वायरी पुलिस करे, चाहे कमीशन करे, और चाहे कोई जुडिशरी से कोई कमेटी बढ़ा के उसका वो करे। संतुष्टि अगर जिन्होंने आरोप लगाए उनकी होती है तो बात है सही। और अगर सिर्फ आप किसी को डिफेंड करने के लिए सारी मान्यताओं को ताक पे रख दोगे तो लोगों को इन बातों का भी ज्ञान हो जाता है। कोई ऐसा नहीं होता, उनको ये भी ज्ञान है कि ये जो इल्ज़ाम लगाए हैं ये कितने गंभीर हैं। उनको ये भी कोई रिपोर्ट आती है तो ये भी पता लगेगा कि इसमें सच्चाई कितनी है। तो देश में ऐसे अपराधों के लिए कम से कम इतनी ज़रूर हो कि जो भी इंक्वायरी हो उसका शिकायत करने वाले को ये लगे कि इसमें मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। इंक्वायरी जो हुई है
वो स्पष्ट रूप से और सही ढंग से हुई है। सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। संदीप सिंह का मामला सामने है, खिलाड़ियां अब बॉर्डर पर, दिल्ली के बॉर्डर कह सकते हैं, जंतर मंतर पर अभी बैठे हुए हैं, तो किस प्रकार देखते हैं जो नारा है, अमल लिया गया उस नारे पर? देखो, वो अलग बात है कि बेटी पढ़ाओ और वो, ये इन बातों से आप इसको मत टच करो। बात आज खेल जगत की है। खेल जगत पहले तो ये कहा करते कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। आज उल्टा है, बल्कि आज मैं ये कहता हूँ कि युवा वर्ग के लिए जहाँ पढ़ाई अच्छी करके अच्छे पद मिल सकते हैं, अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, एक अच्छा खिलाड़ी भी 1100 करोड़ की प्रॉपर्टी है एक क्रिकेट के खिलाड़ी की। और जो ये पीवी सिंधु है जो बैडमिंटन स्टार, इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ 63 करोड़ का 5 साल का एक कंपनी से। तो ये खेल जगत में आज के दिन हमारे को, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जिस तरह हम यूनिवर्सिटीज के बारे में, कॉलेज के बारे में, स्कूलों के बारे में सोचते हैं उनको अच्छा करने के लिए, खेल को भी वैसे ही अच्छा करने की जरूरत है। और खेल अच्छा तब होता है जब फेडरेशन ठीक हो, कमिटेड लोगों की हो, और उसको चलाने वालों के मन में ये हो कि हमने नई पीढ़ी के बच्चों को सही रास्ते पे लाना है। ये है। अब हम बात करते हैं जींद की राजनीति की। लंबा अनुभव आपका जींद की राजनीति में रहा है, गुप्ता परिवार का भी अनुभव रहा है, चौटाला परिवार भी कहीं ना कहीं जींद की राजनीति से जुड़ा हुआ है। जींद के लोगों में कहीं ना कहीं एक टीस है कि अभी तक अच्छे डॉक्टर नहीं मिल पाए हैं, अच्छी कंपनियां नहीं मिल पाई है, तो जो जींद का पिछड़ापन है उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, आप ये कहें कि सिर्फ अच्छी कंपनी या अच्छे डॉक्टर ना मिलना, आप एक बेसिक बात समझो कि जो कनेक्टिविटी है, चाहे वो एयर की कनेक्टिविटी है, चाहे वो इसकी सड़क की कनेक्टिविटी है, और चाहे रेल की कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी ही प्रोग्रेस को, डेवलपमेंट को पैदा करती है। अब दिल्ली में बैठा एक बड़ा उद्योगपति अपनी फैक्ट्री लगाएगा तो उसकी प्राथमिकता होती है कि मेरे को दिल्ली के 30-35 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई ज़मीन मिल जाए तो मैं वहाँ लगा दूंगा, क्योंकि मैं अगर अपने घर से चलूँगा तो 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा। और वही आदमी ये सोचे कि अब कनेक्टिविटी ऐसी बन गई कि जींद 120 किलोमीटर है, मैं उस जगह पे 1 घंटे में पहुँचता हूँ तो जींद 1.5 घंटे में पहुँच दूँगा, लेकिन वहाँ मेरी जो प्रॉपर्टी होगी वो कम से कम, अगर दिल्ली में 100 रुपया उसकी वैल्यू है तो वहाँ 10 रुपये में वो ज़मीन मुझे मिल जाएगी, तो वो वहाँ पसंद करेगा, वहाँ जाएगा, और वहाँ जाएगा तो डेवलपमेंट होगी। तो अब इस युग में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 10-15 साल में जो सड़कों का विस्तार हुआ है, और सड़कों का विस्तार नहीं, सड़कों का स्ट्रक्चर, उसकी क्वालिटी, ये हमारे देश के लिए, जो आपने सवाल किया, उन इलाकों के लिए जो इलाके कमर्शियल एक्टिविटीज से, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से दूर थे, उनको अच्छे परिणाम मिलेंगे। चाहे वो जींद हो, चाहे वो सिरसा हो, चाहे फतेहाबाद हो, चाहे कैथल हो, कुछ हो। 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं, हर नेता का कोई ना कोई एजेंडा होता है, कोई ना कोई वादे होते हैं, तो आपके क्या वादे हैं उचाना विधानसभा के लिए? मैंने तो उचाना विधानसभा के वादा तो तब बताऊँ ना जब मेरे को चुनाव लड़ना हो। मैं तो एक और बात सोच रहा हूँ। मैं 2 अक्टूबर को एक कार्यक्रम कर रहा हूँ, और उस कार्यक्रम का शीर्षक है उसका कि मेरी आवाज़ सुनो। और उसमें हम कोशिश करेंगे कि 1 लाख ऐसे मेरे जो साथी हैं राजनीतिक जीवन में, कोई 50 साल से है तो कोई 50 महीने से है, कुछ 50 दिन से है, मैं उनको सबको इकट्ठा करके कुछ ऐसे सुझाव या समाधान वहाँ हम रखेंगे जो पुरानी समस्याओं के नए समाधान होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अभी 15 अगस्त को नारा दिया कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान के बाद मैं भी एक ऐड करता हूँ कि जय अनुसंधान। अनुसंधान का जब शब्द किसी के कान में पड़ता है तो उसके दिमाग में या तो कोई साइंटिफिक अनुसंधान होगा या कोई
टेक्नोलॉजी का होगा या कोई डॉक्टर मेडिसिन का होगा, लेकिन सोशल साइंस के अंदर नए अनुसंधानों की जरूरत है कि गरीबी है, गरीबी को ये बात कहना कि गरीबी कम हो, मैं ये कहता हूं कि ऐसा अनुसंधान होना चाहिए जिसमें गरीबी को अपरूट कर दिया जाए खाली। और इसी तरीके से बेरोजगारी है, इसी तरह से भुखमरी है, कितनी चीजें ऐसी हैं। आज किसान है, क्यों वो यानी उनके बेटे उनकी बेटियां आज खेती पे आश्रित नहीं रहना चाहती, नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, क्योंकि खेती घाटे का सौदा हो गई। तो ये जो चीजें हैं कि आपने 1991 में नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री बने तो आर्थिक सुधारों का युग शुरू हुआ। अब उसको लगभग 32 साल हो गए। इन आर्थिक सुधारों में मैं ये तो कहता हूं कि देश की इकोनॉमी में तो सुधार आए हैं। हम जब $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें तो हम आगे बढ़े हैं, लेकिन उसका फायदा किसको हुआ? उसका फायदा या तो ट्रेड कॉमर्स को या इंडस्ट्री को, ना तो कमेरे वर्ग को हुआ जिसका खून पसीना एक करके वो प्रोडक्शन करता है, और ना किसान को हुआ। और 62% ऐसी हमारी जनसंख्या है जो आज भी खेती पे आश्रित है। तो इसलिए इन आर्थिक सुधारों को भी नए रूप से देखने के बाद वो कौन से हो सकते हैं, उन पे भी हम अनुसंधान कर रहे हैं और हम ऐसे नए सुझाव रखेंगे। और वो कोई वो मैं ये नहीं कहता राजनीतिक प्रोग्राम होगा, गैर राजनीतिक प्रोग्राम होगा, और हम उसमें घोषणाएं करेंगे। जिस राजनीतिक दल को वो बातें अच्छी लगे उनको ले लें, जिसको नहीं लगे उसके हम विरोध में हैं, जिसको अच्छी लगेगी हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन नए अनुसंधान सोशल साइंसेज के जरूरी हैं इस देश की 5-7 मूलभूत समस्याओं का हल करने के लिए, जो आज़ादी से पहले भी थी, आज़ादी के बाद भी है। मैं तो कहता हूँ धर्मांधता, धर्म, एक कोई आदमी धार्मिक है, वो धर्म तो हम भी मानते हैं, धार्मिक होना एक यानी आदमी के जीवन की व्यवस्था को ठीक चलाता है, लेकिन धर्मांधता का जो शिकार है उसके खिलाफ लड़ना, जातिवादी राजनीति जो करते हैं लोग उनके खिलाफ लड़ना, ये जो चीजें हैं ये भी उसी का हिस्सा है। और गांव के अंदर जो सुविधाओं का कमी है जिसका जिक्र आपने भी कर दिया, वो सुविधाओं की कमी भी इसीलिए है कि गांव के अंदर कोई भी आदमी, किसी भी, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो कोई अच्छा प्रोफेसर टीचर है, चाहे कोई और किसी फील्ड का आदमी है, वो वहाँ रहना नहीं चाहता क्योंकि सुविधाएं नहीं है। तो ये सारी व्यवस्था के अंदर एक बड़ा भारी परिवर्तन करने की जरूरत है। और किसान और कमेरे वर्ग को इस देश की दौलत में, इस देश की संपदा में, इस देश के रुपए पैसों में, इस देश के सोने चांदी में, इस देश की जो दौलत है उसमें उसका पूरा हिस्सा हो, तभी राष्ट्र, हम ये कहेंगे कि आर्थिक सुधारों का युग जो है वो हमारे को ठीक लगा। लेकिन 32 साल में किसान की हालत ठीक नहीं हुई, उस कमेरे वर्ग की हालत ठीक नहीं हुई, उस मजदूर की हालत जो इंडस्ट्री चलाता है। आज की जो राजनीति है, मुद्दों को छोड़कर कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान जात पात पर होती है और डिबेट भी चलती है लंबी लंबी। कहीं पे भी रोजगार की बात नहीं होती, महंगाई पर बात नहीं होती। मैं यही तो अब कह रहा था आपको कि इन्हीं चीज़ों को सोचने की और हल करने की ज़रूरत है। जो मुद्दे आज़ादी से पहले हमारे सामने खड़े थे वो आज भी, मैं ये तो नहीं कहता कि कोई सरकार आई उसने काम नहीं किया, किसान के लिए भी काम किया, विज्ञान भी विकसित हुई है, और भी चीज़ें बहुत सी ऐसी आई हैं जिनको हम विकास कार्य बोल सकते हैं। लेकिन अभी भी एक समृद्ध आर्थिक व्यवस्था में हर आदमी जो अपने आप को ये महसूस करे कि मेरे को भी अब हिस्सा मिला है आर्थिक व्यवस्था का, जो उस पर चढ़ाव आया उसमें मैं भी हिस्सेदार हूँ, तब पर हम ये मानेंगे कि अब हमने ये जो बेरोजगारी है, ये गरीबी है, ये भूखापन है, इनसे लड़ना हमने सीख लिया और इनको अब ख़त्म करने का जो हमारा नया एक सोच है उससे ये सारी चीज़ों का हल हो सकता है। और ये हल करना ज़रूरी है। अगर देश को आप आर्थिक तौर पे सही बंटवारा करना चाहते हो देश की जनता का,
उसकी संपदा का, तो आपको इन चीज़ों पे दोबारा से विचार करना पड़ेगा। चौधरी साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। जींद की राजनीति में कहीं ना कहीं चर्चाएं रहती हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह आने वाला चुनाव कांग्रेस से लड़ेंगे, कितनी सच्चाई इन बातों में? देखो, बात यह है कि ये जो पार्टियां हैं, ये शायद ही देश में मेरे से ज़्यादा कोई जानता हो कि कांग्रेस कैसी है। अब 10 साल में मैं बीजेपी को भी जान गया, और जो ये क्षेत्रीय दल है इनको भी मैं समझता हूँ। मेरी जो सोच है, मेरी सोच ये नहीं है कि कांग्रेस या बीजेपी या और कोई दल, मेरी अपनी एक सोच है, और वो सोच ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा करें हम जिससे कि लगे कि हमने सामाजिक परिवर्तन में एक बड़ा भारी योगदान दिया है। समाज की व्यवस्था को सुधारने में और ऊपर उठाने में हमारा एक अहम रोल हो सकता है। इन बातों पे मैं विचार करता हूँ। कांग्रेस तो मेरे लिए, मैं तो 42 साल कांग्रेस में रहा हूँ, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं कांग्रेस को कभी छोड़ दूंगा। लेकिन कांग्रेस ने जो मेरे साथ व्यवहार किया, उस व्यवहार की वजह से, और वो भी नैतिकता के आधार पे, ये नहीं है दुनिया में, तो मैं नहीं कहता, हमारे देश में सिर्फ एक ऐसा मेरा उदाहरण है जिसमें राष्ट्रपति के यहाँ से शपथ ग्रहण समारोह के पास आ गए, कैबिनेट सेक्रेटरी की चिट्ठी आ गई कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर योर नेम हैज बीन सेंट टू टेक ओथ एज कैबिनेट मिनिस्टर। जब इस तरह का, और फिर 5 बजे ओथ और 11:30 बजे मुझे ये कहें कि सॉरी कुछ ऐसी गड़बड़ होगी कि अब काम कर नहीं सकेंगे, तो इससे राजनीति में मैंने नैतिकता को निभाया, मूल्यों को निभाया। राजनीति में मैंने ईमानदारी से राजनीति की है, और जब मेरे साथ इतनी बड़ी बेईमानी होगी तो मैं फिर कांग्रेस में कैसे रहूँगा? और यही कारण था, मैं तो बीजेपी में किसी को जानता तक भी नहीं था 2014 से पहले, जिनको मैं ये कहूँ कि मेरे इनकी साथ मिलके मैं बीजेपी में आया हूँ। तो इसलिए वीरेंद्र सिंह को ये मत सोचो और ये मत कहलवाओ कि वो क्या करेगा। जिसकी 52 साल की राजनीति है, उसमें कांग्रेस, बीजेपी और ये सब मैं ज़्यादा नज़दीकी से देखे हुए हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि कौन सी चीज़ क्या होती है इन बातों का। बाकी ये है कि लोगों की जो विचार हैं उनको टच करके हमारे को एक नई व्यवस्था की तरफ, एक नई सोच की तरफ उनको ले जाना पड़ेगा, ताकि कम से कम ये हो कि राजनीतिक व्यवस्था में जो पार्टियां हैं वो भी ये माने कि हम सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि एक सामाजिक, एक आर्थिक, इन चीज़ों में ऐसे व्यवस्थित प्रोग्राम करें जिससे कि ये लगे कि हमने तरक्की की है। मैं आप एक इंग्लैंड में जो वो चलती हैं, क्या नाम, ट्यूब बोलते हैं ना उसको, वो नीचे रेल, उसमें 72 सीट होती हैं एक बोगी में। मैं 72 सीटों में जब पहली बार मैं इंग्लैंड गया था तो मैंने ये सोचा, आज से 40 साल पहले की बात है, कि इसमें से मैं ये देखूं कि गरीब कौन है, अमीर कौन बैठा है, बीच सी का कौन है। मेरे को कोई, सबके कपड़े भी एक जैसे, सबकी शक्ल भी ठीक ठाक, और आप मेरे को हरियाणा रोडवेज की बस में बैठा दो, मैं 52 सवारियाँ हैं अलग अलग छांट दूंगा कि ये तो बेचारे बिल्कुल गरीब हैं, इनकी भी आर्थिक व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इन गरीबों से फिर भी अच्छी है, ये 5-4 लोग ठीक है। तो इस व्यवस्था को बराबरी पे लाने के लिए एक बहुत बड़ी सोच की ज़रूरत है, और उस सोच का मैं समर्थक हूँ। वो सोच जो लाएगा मैं उसके साथ खड़ा हूँ। ये थे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह। इन्होंने खिलाड़ियों के मुद्दे पर भी अपने विचार रखे और जो जींद की राजनीति है उस पर भी अपने विचार रखे। दिल्ली से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।